अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में जो था वो हमने क्या देखा था, डिफरेंट सैम्पलिंग प्लान्स के देखा था। उसमें हमने डिफरेंट चीज़ें डिस्कस की थी। उसमें क्या क्या हमने देखा था कि किस किस चीज़ों को हमने जो है वो डिस्कस करना है सैम्पलिंग प्लान के दौरान, जिसमें हमने प्रिपरेशन ऑफ लेबॉर्ट्री सैंपल देखा था, डेवलपिंग सैम्पलिंग प्लान में देखा था। उसमें हमने सैम्पल साइज़ देखा था, सैम्पल की लोकेशन देखा था। इसके अलावा फिर हमने सैम्पल लेबॉर्ट्री सैंपल की प्रिपरेशन देखा था। फिर सैंपल को हम होमोजेनाइज किस तरह से कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स देखे थे। नेक्स्ट जो मजीद दो तीन पॉइंट्स हमारे रह गए थे वो आज हम देखेंगे, जिसमें फर्स्ट वन आता है रिड्यूसिंग सैंपल साइज। जब हमने सैंपल की बात की थी तो हमने कहा था कि हमारे पास क्या होता है, सैंपल जब हम कलेक्ट करते हैं या सब सैंपल्स जो हम कलेक्ट करते हैं वो हमारे पास ज़्यादा अमाउंट के अंदर होते हैं और हम उन सारे के सारे सैंपल्स को जो है वो अपने लैब के अंदर एनालाइज नहीं करते हैं। लैब के अंदर हम क्या करते हैं, एक स्मॉल पोर्शन जो है वो हम एनालाइज करते हैं और उस स्मॉल पोर्शन को जो है हम लेबॉर्ट्री सैंपल कहते हैं। अब रिड्यूसिंग द सैंपल साइज भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना हमने कहा कि सैंपल की लोकेशन, सैंपल की सिलेक्शन, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। रिड्यूसिंग सैंपल साइज, सैंपल के साइज को रिड्यूस करने के जो है वो डिफरेंट मेथड्स हैं, जिसमें मेरे ख्याल में हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था कि हम क्या करते हैं, नॉर्मली क्वाटरनरी मेथड के जरिए जो है वो सैंपल के साइज को जो है वो डिक्रीज करते हैं। वंस द सैंपल हैज़ बीन मेड होमोजेनस, पहले हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को होमोजेनाइज करते हैं। अ स्मॉल मोर मैनेजेबल पोर्शन इज सेलेक्टेड फॉर एनालिसिस, दिस इज यूजुअली रेफर्ड टू एज लेबॉर्ट्री सैंपल। अपने सैंपल को आफ्टर homogenizing a small manageable portion is selected for analysis called लेबॉर्ट्री सैंपल। ठीक है, जिसके लिए क्या मोस्ट कॉमन क्वाटरनरी मेथड एडॉप्ट करते हैं, जिसका मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसमें हम क्या करते हैं कि हमारा जो भी सैंपल होता है उसको हम क्या करते हैं 4 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड करते हैं और 4 इक्वल पोर्शंस के अंदर डिवाइड करने के बाद हम क्या करते हैं उसमें से 2 पोर्शन सेलेक्ट करते हैं। फिर उन 2 पोर्शंस को जो है वो अच्छी तरह मिक्स करते हैं और उसके बाद फिर मजीद उसमें से जो है उसके 4 पोर्शंस करके और फिर उसमें से जो है मजीद 2 पोर्शंस जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने सैंपल का साइज रिड्यूस करते हैं। अब हमारे पास जब सैंपल आ गया तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हमने अपने सैंपल को जो है वो रखना है कुछ टाइम के लिए और फिर देन उसको एनालाइज करना है, तो हमें क्या करना है कि उसकी जो स्टोरिंग है, जो उसके अंदर अगर कोई चेंजेस ना हो जाए तो उनको भी हमें कंट्रोल करने के लिए कुछ करना पड़ता है, या हमें देखना पड़ता है कि किस टाइप का हमारा सैंपल है, उसके अंदर किस तरह के जो है वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स इफेक्ट कर सकते हैं या किस तरह की पॉसिबल चेंजेस जो है वो उसके अंदर आ सकती हैं जो क्या कर सकती हैं, हमारे रिजल्ट को इफेक्ट कर सकती है। तो नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग चेंजेस इन सैंपल। कि आप सैंपल के अंदर जो है वो मुख्तलिफ चेंजेस होने से क्या किस तरह से रोक सकते हैं। अब क्या है, सैंपल जो होता है वो कंपोज्ड होता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोनेंट्स का और मटेरियल्स का, जिनके अंदर हम क्या कहते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद है। तो वो क्या हो सकते हैं कि उनके अंदर डिफरेंट टाइप्स की चेंजेस आ सकती हैं। चेंजेस जो हो सकती हैं वो किस टाइप की हो सकती हैं, कोई इंजाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं। चेंजेस किस टाइप की हो सकती हैं कि कोई इंजाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं कि जो उनके अंदर एंजाइम्स मौजूद थे वो किसी और फॉर्म में या किसी के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इंजाइमेटिक चेंजेस हो सकती हैं। केमिकल चेंजेस हमारे सैंपल के अंदर आ सकती हैं। फिजिकल चेंजेस आ सकती हैं। और इसके अलावा जो है वो माइक्रोबायोलॉजिकल चेंजेस जो है या माइक्रोबियल चेंजेस भी जो है वो हो सकती हैं सैंपल के अंदर, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी एक चीज़ जो है वो चेंज होती है तो ऑब्वियसली क्या करेगी, वो हमारे ओवरऑल जो रिजल्ट हैं वो उनको इफेक्ट करती है और जो भी हमारे पास डाटा आता है या जो भी हमारे पास रिजल्ट आते हैं वो क्या होते हैं, हमारे पास एक्यूरेट नहीं आएंगे। तो हम फर्स्ट वन बाय वन हम देखते हैं कि एंजाइम्स को जो एंजाइम चेंजेस एंजाइमेटिक चेंजेस आती है उनके लिए हम किस तरह से उन चेंजेस को कंट्रोल करें, ताकि क्या करें कि जो भी हमारा सैंपल है जो हमने प्रिपेयर किया है उसके अंदर वो पॉसिबल चेंजेस ना जनरेट हो और वो हमारे रिजल्ट्स को इफेक्ट ना करें। इंजाइमेटिक चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है, इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन। क्या करते हैं, इंजाइमेटिक चेंजेस को कंट्रोल करने के लिए इंजाइमेटिक
इनएक्टिवेशन करते हैं। ठीक है, इंजाइमेटिक इनएक्टिवेशन का क्या मकसद है, इसमें हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या होते हैं कि जो भी हमारा सैंपल है उसके अंदर डिफरेंट टाइप्स के कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एंजाइम, जिनके अंदर एंजाइम्स मौजूद होते हैं, और एंजाइम्स क्या करते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, या फिर हम कहते हैं कि उनको अगर स्पेसिफिक कंडीशंस मिलती हैं तो उनकी वजह से क्या हो सकते हैं, वो किसी और फॉर्म के अंदर चेंज हो सकते हैं, जिससे वो क्या कर सकते हैं कि हमारे जो भी सैंपल है उसका जो भी मेन प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर चेंजेस जो है वो कॉज करते हैं। मैनी फूड कंटेन्स एक्टिव एंजाइम्स दैट दे कैन कॉज चेंजेस इन द प्रॉपर्टीज ऑफ द फूड प्रायर टू एनालिसिस। कौन कौन से किस किस टाइप के जो है वो एंजाइम, लाइक हम कह सकते हैं कि प्रोटीएसिस हो सकता है, या फिर सेलुलोज हो सकता है, सेलुलोज हो सकता है, और इसके अलावा लाइपेज हो सकता है। और लाइपेज जो है वो हमारे फूड सैंपल के अंदर मौजूद हो सकते हैं, जो क्या कर सकते हैं कि हमारे जो सैंपल है उसके अंदर विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है वो डिफरेंट चेंजेस कॉज कर सकता है, और इस तरह से क्या कर सकता है वो हमारे सैंपल की जो करेक्टरिस्टिक्स हैं इनको चेंज कर सकता है। तो इनको जो है हमें क्या करना ज़रूरी है कि हम इनको जो है इनके इफेक्ट को टू कंट्रोल देयर इफेक्ट्स, देयर मस्ट बी इनएक्टिवेटेड। इनको हम क्या करें, इनएक्टिवेट करें। किस तरह से हम इनएक्टिवेट कर सकते हैं, इनएक्टिव करने के इनके डिफरेंट वेज होते हैं, जिसमें क्या है, फ्रीजिंग कर सकते हैं हम, या तो क्या करें कि हम अपने सैंपल की फ्रीजिंग कर दें, तो उससे हम इनकी क्या कर सकते हैं, इनएक्टिवेशन करवा सकते हैं, या फिर अपने सैंपल की, हमारा कोई ऐसा सैंपल है उसकी हम ड्राइंग कर लें तो उससे हम उसको जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर हम हीट ट्रीटमेंट कर लें तो उससे हम इनकी को इनएक्टिवेट कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट। या फिर क्या है कि हम इसके अंदर कोई भी केमिकल प्रिजर्वेटिव जो है वो ऐड कर देते हैं ताकि वो क्या करें कि जो भी हमारे एंजाइम्स हैं उनकी वो एक्टिविटी को कंट्रोल करें जब तक हम उनको जो है वो अपने एनालिसिस के लिए यूज़ नहीं करते। ठीक है, तो लास्ट वन क्या है कि हम केमिकल प्रिजर्वेटिव्स जो है वो ऐड कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास केमिकल चेंजेस, या फिर जिनको हम कहते हैं कि हमारे कंपोनेंट्स जो फूड के अंदर केमिकल, उनके अंदर क्या क्या चेंजेस, क्या क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं, उनको हम देखते हैं कौन कौन सी पॉसिबल हैं और फिर हम उनको किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें आती है केमिकल चेंजेस में अगर मैं बताऊँ आपको, केमिकल चेंजेस को कंट्रोल करना या केमिकल इनएक्टिवेशन करना भी हम कह सकते हैं, तो केमिकल जो चेंजेस आती हैं उनको हम कह सकते हैं। अब क्या है, हम फूड सैंपल्स की बात कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमारे फूड सैंपल्स के अंदर बहुत ज़्यादा अमाउंट के अंदर क्या हो सकते हैं, लिपिड्स मौजूद हो सकते हैं, या डिफरेंट फैट्स होते हैं, या हम कहते हैं प्रोटीन्स मौजूद हैं। ये क्या है कि केमिकल कंपोनेंट्स हैं जो क्या करती हैं कि विद द पैसेज ऑफ टाइम्स पॉसिबल है कि इनके अंदर कोई चेंजेस आ सकती हैं। अब अगर हम कहते हैं कि हमारी फूड है जिसके अंदर क्या मौजूद है, अनसैचुरेटेड लिपिड्स मौजूद हैं, तो क्या हो सकते हैं कि डिफरेंट वेरियस ऑक्सीडेशन रिएक्शंस की वजह से जो है वो या लाइट के एक्सपोजर की वजह से, या फिर टेम्परेचर के इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से, या फिर डिफरेंट ऑक्सीजन और प्री ऑक्सीडेंट की वजह से उनकी क्या हो सकती है कि उनके रिएक्शंस प्रोसीड हो सकते हैं। डिफरेंट क्या है, फूड के अंदर जो है वो अनसैचुरेटेड लिपिड्स मौजूद हैं या कोई भी कंपोनेंट्स मौजूद है, लाइक प्रोटीन्स, मैंने कहा फैट्स मौजूद का, तो क्या हो सकता है कि डिफरेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर, लाइक अगर हम कहते हैं कि कोई लाइट की चेंजेस हुई हैं, या फिर हम ये कह रहे हैं कि क्या हुआ है, कोई टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज हो गया, या ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से क्या हो सकता है कि वो किसी कोई रिएक्शन फर्दर प्रोसीड हो सकता है जो क्या कर सकता है, हमारे सैंपल की जो है वो करेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट कर सकता है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज नेसेसरी to store the samples that have high unsaturated lipid under nitrogen or some other inert gas। तो इसीलिए ज़रूरी है कि अगर हमारी फूड के अंदर फूड सैंपल contain food sample contain high lipid content must be stored in dark and in inert nitrogen और इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर। ठीक है,
कि हम उसको इनर्ट एटमॉस्फेयर के अंदर रखें, ताकि क्या हो कि जो भी उसकी वजह से फर्दर प्रोसीजर होना है या जो भी उसकी कंपोजिशन चेंज होनी है उसको हम कंट्रोल कर सकें, ठीक है। प्रोवाइडिंग दैट दे डू नॉट इंटरफेयर विद द एनालिसिस, एंटीऑक्सीडेंट मे बी एडिड टू रिटार्ड ऑक्सीडेशन। और क्या हो सकता है कि हम एंटीऑक्सीडेंट्स भी ऐड कर देते हैं कि अगर जो भी हमारे एंटीऑक्सीडेंट्स एडिड कि जो भी हमारी फूड के अंदर अगर क्या मौजूद है, लिपिड्स मौजूद है जो क्या कर सकते हैं, कोई केमिकल चेंजेस कॉज कर सकते हैं, तो उनको हम या तो डार्क में स्टोर करें या फिर हम क्या करें उनके नाइट्रोजन या इनर्ट एटमॉस्फेयर पर जो है वो प्रोवाइड करें, या फिर हम क्या करें कोई एंटीऑक्सीडेंट ऐड करें जिससे जो क्या कर सके उनकी जो भी उसके अंदर फिजिकल केमिकल चेंजेस हो रही है वो उनको कंट्रोल कर सके। नेक्स्ट हमारे पास आता है माइक्रोबियल ग्रोथ एंड कंटेमिनेशन, कि माइक्रोबियल ग्रोथ और ये जो कंटेमिनेशन हो सकती हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। माइक्रोबियल एंड कंटेमिनेशन, microbial growth microbial growth and contamination, ठीक है। कंटेमिनेशन मतलब क्या कि डिफरेंट कंपोनेंट्स मौजूद हैं जो क्या करते हैं हमारे फूड के जो सैंपल्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, कंटेमिनेशन कॉज कर सकते हैं। इसके अलावा क्या होता है कि मुख्तलिफ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मौजूद होते हैं जो कि हम क्या कहते हैं कि अगर हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो है वो डिफरेंट चेंज होंगे तो उनकी वजह से क्या हो सकती है, मे बी उनकी जो ग्रोथ है वो इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ हो सकती है। और अगर वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो जो हमारा सैंपल मौजूद है जो उसकी ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो उनको इफेक्ट करेगी। Microorganisms are present in naturally many food and if they are not controlled they can alter the composition of samples to be analyzed, ठीक है। They can microbial growth और या फिर contaminants can alter the composition या फिर उसकी properties। तो इसीलिए इसको हमने क्या करना है, इनको हमने कंट्रोल करना है। किस तरह से हम इसको माइक्रोबियल ग्रोथ को जो है वो किस तरह से कंट्रोल करते हैं, इसको भी हम कंट्रोल करने के लिए या तो हम फ्रीजिंग करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, ड्राइंग करेंगे, हीट ट्रीटमेंट करेंगे, या फिर सेम वही ड्राइंग के ज़रिए हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं, हीट ट्रीटमेंट और केमिकल प्रिजर्वेटिव्स भी हम अगर ऐड कर दें तो हम उससे क्या कर सकते हैं, माइक्रोबियल ग्रोथ या कंटेमिनेंट्स जो है उनको रिमूव कर सकते हैं, केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो है फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंजेस क्या हैं कि हम कहते हैं कि कोई भी हमारे जो है वाटर का कंटेंट जो है वो से इवेपोरेट हो गया है, या क्या हुआ है कि कोई भी जो है वो उसके अंदर कंडेंसेशन की वजह से जो है वाटर के जो है वो कंपोनेंट्स या वाटर के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो उसके अंदर हमारे जो भी सैंपल है उसके अंदर एब्जॉर्ब हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा सैंपल है उसको इफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्या है, अ नंबर ऑफ फिजिकल चेंजेस मे बी कर इन सैंपल ड्यू टू वाटर मे बी लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन। कौन कौन सी फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं, वाटर में बी लॉस्ट ड्यू टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन की वजह से, या फिर क्या हो सकते हैं, वाटर में बी गेन्ड ड्यू टू कॉन्डेंसेशन। तो इन दोनों की वजह से क्या हो सकता है कि क्या हो सकती है, हमारी जो है वो चेंज हो सकती है। इसके अलावा क्या हो सकता है, फैट और आइस में मेल्ट और क्रिस्टलाइज, फैट और आइस में भी मेल्ट और क्रिस्टलाइज हो गया है, तो उसकी वजह से फिजिकल चेंजेस कॉज हो सकती हैं। और इस तरह की ये स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज में बी डिस्टर्ब, या फिर स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज के अंदर कोई फिजिकल चेंजेस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय कंट्रोलिंग द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड द फोर्सेज दैट इट एक्सपीरियंस। फिजिकल चेंजेस को हम क्या कर सकते, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं, टेम्परेचर को अगर हम कंट्रोल कर लें, या फिर हम कह सकते हैं कि कोई भी फोर्सेज जो है वो इंटरेक्ट कर रही हैं, तो अगर हम उनको कंट्रोल कर रहे हैं तो उसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, अपने जो भी हमारे सैंपल के अंदर अगर फिजिकल चेंजेस आ रही हैं तो हम उनको कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वो है सैंपल की आइडेंटिफिकेशन का, जो एक और सैम्पलिंग प्लान के अंदर इंपॉर्टेंट स्टेप होता है वो है सैंपल की आइडेंटिफिकेशन।
जितना सैम्पलिंग प्लान के अंदर सैंपल साइज, सैंपल लोकेशन, सैंपल की जो है वो साइज को रिड्यूस करना, सैंपल की के अंदर जो चेंजेस होते हैं उनको प्रिवेंट करना इंपॉर्टेंट है, इतना ही इंपॉर्टेंट क्या है, सैंपल आइडेंटिफिकेशन। सैंपल आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है कि आपने कौन सा सैंपल कहाँ से कलेक्ट किया, किस टाइम में कलेक्ट किया, कितनी अमाउंट के अंदर कलेक्ट किया, जब आपने कलेक्ट किया था तो वो किस फॉर्म के अंदर था, उसके अंदर आपने क्या क्या चीज़ें ऐड की, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो आपने सैंपल सेलेक्ट किया किस लोकेशन से सेलेक्ट किया था, तो ये सारी की सारी, या कौन सा टाइम था जिस टाइम के अंदर आपने अपना सैंपल सेलेक्ट किया, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो क्या करती हैं, सैंपल आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा जो सैंपल है उसको हम केयरफुली लेबल नहीं करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारे जितने भी रिजल्ट्स आ सकते हैं वो इफेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्रॉपर लेबलिंग नहीं है, आपको नहीं आती आपने कौन सा सैंपल कहाँ से सेलेक्ट किया, कौन सा सैंपल किस चीज़ का है, किस लोकेशन का है, किस टाइमिंग पे जो है वो आपने सेलेक्ट किया, तो एट दी एंड जब आप अपना सैंपल का एनालिसिस करते हैं या जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आप क्या करते हैं कि नहीं सही तरह से जो है वो प्रॉपरली जो है वो रिपोर्ट कर पाते। तो सैंपल आइडेंटिफिकेशन के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम अपना लेबलिंग करते हैं, सैंपल की लेबलिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमने जो है वो अपना सैंपल डिस्क्रिप्शन बताते हैं, टाइम सैंपल वाज टेकन, लोकेशन ऑफ द सैंपल, जिसने पर्सन ने सैंपल कलेक्ट किया उसका बताते हैं, और जो मेथड उसने सेलेक्ट किया वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं अपने सैंपल आइडेंटिफिकेशन के अंदर बताते हैं, ताकि अगर उसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम, एनालिसिस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होते हैं या कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है तो हमें पता हो कि सैंपल जो है वो कहाँ से लिया गया, सैंपल की डिस्क्रिप्शन पता हो, सैंपल का कहाँ किस टाइम में लिया गया, किस लोकेशन से सैंपल कलेक्ट किया गया, किस पर्सन ने सैंपल कलेक्ट किया और कौन सा मेथड जो था वो सेलेक्ट किया गया सैंपल की सिलेक्शन के लिए। तो उसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि अगर हमारे सैंपल के अंदर कोई भी प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हम जो देखेंगे वो है हमारा न्यूट्रिशनल, ये वाला हमारा टॉपिक जो है वो सैम्पलिंग का कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कि न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या होती है और फूड ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है न्यूट्रिशनल वैल्यू। ठीक है, जैसे कि आपको वर्ड से ही पता चल रहा होगा कि न्यूट्रिशनल वैल्यू का मतलब क्या, कि हम जो भी खा रहे हैं जो भी पी रहे हैं उसकी न्यूट्रिशन की वैल्यू क्या है, क्योंकि हम फूड की बात कर रहे हैं, फूड सैंपल्स की बात कर रहे थे, तो न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब क्या होगा कि अगर हम कोई भी फूड प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका न्यूट्रिशनल लिहाज से उसकी क्या वैल्यू है। न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर मैं डिफाइन करूँ, एन इंडिकेशन ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ अ फूड टू द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ द डाइट, दिस वैल्यू डिपेंड ऑन द क्वांटिटी ऑफ अ फूड विच इज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब्ड एंड अमाउंट ऑफ द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स लाइक प्रोटीन्स कितने हैं, इसके अंदर फैट्स कितने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, मिनरल्स कितने हैं, वाइटामिन कितने हैं, विच इट कंटेन्स। न्यूट्रिशनल वैल्यू को अगर हम डिफाइन करें, द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड डिफाइंस व्हाट आर फूड इज मेड ऑफ एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द बॉडी। क्या है द न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फूड डिफाइन what a food is made of, what a food is made of and its impact on the body and its impact on the बॉडी, कि एक फूड जो है वो किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है और उसका जो है वो हमारी बॉडी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वो क्या करता है, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू को जो है वो डिफाइन करता है। अब फूड इज़ मेड, फूड किस चीज़ से बनी होती है कि फूड के अंदर क्या हो सकते हैं, डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। ठीक है, अब जो डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनकी क्या होती है, हर एक इंग्रेडिएंट की एक न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, या हम ये कह सकते हैं कि हमें हर एक जो फूड कंटेंट मौजूद है उसका लेने का एक मेन पर्पज़ होता है कि हमारी बॉडी के अंदर जाके वो अपना ये रोल प्ले करेगा। तो कोई भी अगर फूड आइटम जो है वो हम परचेज करते हैं तो उसकी मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि हमारा मेन फोकस ये होता है कि हम देखें कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, या जिस न्यूट्रिशनल पर्पस के लिए या जिस
जिन रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स के लिए हम उस फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं, क्या वो रिक्वायर्ड न्यूट्रिएंट्स जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं या नहीं है। क्या हो सकता है, न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से होते हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जिसमें हम देखते हैं कि हमारे पास जो भी हमने फूड आइटम कंज्यूम की है उसके अंदर इसके अंदर फूड आइटम के अंदर प्रोटीन्स हैं या नहीं है, इसका फैट कंटेंट इसका कितना है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कितने मौजूद हैं, ठीक है, मिनरल्स कितने मौजूद हैं, विटामिन्स कितने मौजूद हैं या फिर विटामिन्स। इनकी बेस पे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी जो अपना फूड आइटम है या फूड प्रोडक्ट है हम उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को जो है वो असेस करते हैं। बिकॉज ऑफ डिजीजेज एंड वेट कंट्रोल इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द न्यूट्रिशन वैल्यू को हम क्यों जो है वो स्टडी करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि क्या है मुख्तलिफ किस्म की डिजीजेज जो है वो कॉज हो रही है, जिसके अंदर ओबेसिटी या जिसको हम मोटापा जैसे अगर मैं बताऊँ तो वो मेन कॉज हो रहा है, जो कि हम मेन रीज़न हम कहते हैं कि जो हमारी फूड है वो क्या है हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है। तो हमारे लिए न्यूट्रिशनल वैल्यू पढ़ना या न्यूट्रिशनल वैल्यू का पता होना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज या बहुत सारे जो वेट कंट्रोल फैक्टर्स हैं उनको हम क्या कर सकते हैं अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू के जरिए जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हम क्या कहते हैं कि जो भी हम फूड यूज़ करते हैं एज अ वो हमारी बॉडी का पार्ट बनती है। अब फूड के अंदर क्या हो सकता है, अगर हम कहते हैं कि अगर हम अपनी बॉडी के लिहाज से जो है वो कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं देखेंगे, फूड फैट कितना कंटेंट मौजूद है वो नहीं चेक करेंगे, साल्ट कितना मौजूद है वो नहीं चेक करेंगे, शुगर इतना इनटेक नहीं कितना मौजूद है उसके अंदर, अगर हम उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नहीं चलेंगे तो ऑब्वियसली वो क्या करेगा हमारी बॉडी को इफेक्ट करेगा। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू इसलिए यहाँ से इंपॉर्टेंट है ताकि हम अपनी जो भी अगर कोई डिजीजेज हैं हम उनको कंट्रोल करने के लिए जो है न्यूट्रिशनल वैल्यू का हमें पता होना चाहिए। या फिर वेट कंट्रोल की जिस तरह से हम कह सकते हैं या वेट कंट्रोल से रिलेटेड जितनी भी हम कह सकते हैं इश्यूज जनरेट हो रहे हैं उनके लिए जो है वो हम न्यूट्रिशनल वैल्यू स्टडीज़ करते हैं। फूड लेवल, अब देखें न्यूट्रिशनल वैल्यू आगे आपने देखा होगा कि डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं तो उनके जो रैपर्स होते हैं या जो उनकी कवरिंग होती है उनकी पैकेजिंग होती है तो उनके ऊपर एक पूरा का पूरा फूड लेबल या जो फूड टेबल जो है वो बना हुआ होता है। अगर आपने कभी और किया हो तो उस फूड टेबल के अंदर आप देखें तो एक तो उस फूड टेबल के अंदर क्या लिखे होते हैं, जो डिफरेंट फूड के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं वो मेंशन किए हुए होते हैं और साथ के साथ उनकी जो है वो क्वांटिटी मेंशन की हुई होती है या उनके रिजल्ट में जो है वो कितनी कैलोरीज आपको मिलेंगी वो मेंशन की हुई होती है। तो वो जो हम है उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो जो फूड लेबल मौजूद होता है वो क्या कर रहा होता है, जो फूड के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स मौजूद है, डिफरेंट आइटम्स मौजूद हैं, वो उन सारे के सारे फूड आइटम्स की जो है वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बता रहा होता है। आप कोई भी फूड आइटम खरीदने के लिए जाते हैं आप उसकी पैकेजिंग के ऊपर ऑब्वियसली चेक करते हैं कि फूड लेबल क्या है, इसके अंदर कौन कौन से कंटेंट मौजूद हैं या इसके अंदर वो सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं या नहीं जो आपको डिजायर्ड है, या फिर आप उस फूड लेबल के अकॉर्डिंगली आप अपना देखते हैं कि अगर इसके अंदर ये इंग्रीडियंट्स मौजूद हैं तो ये चीज़ मुझे कंज्यूम करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो ये न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो बेसिकली हमें बताती है कि कोई भी फूड कंपोनेंट है उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं, एसेंशियल कितने हैं, नॉन एसेंशियल कितने हैं, कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद हैं, उनके अंदर जो है वो कितनी कैलोरीज जो है वो हमें मिलेंगे, आइदर वो हमारे लिए हार्मफुल हैं या फिर आइदर वो हमारे लिए यूजफुल हैं, ताकि उसकी बेसिस पे जो है हम डिसाइड कर सकें कि हमने जो है वो फूड आइटम लेना है या नहीं लेना। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू के लिए क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है कि न्यूट्रिशनल लेबल्स या फिर जो हम सिंपल लेबलिंग कहते हैं वो इंपॉर्टेंट होती है कि डिफरेंट जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर न्यूट्रिशनल लेबल होना ज़रूरी है। ठीक है, न्यूट्रिशनल लेबल का जो था वो फूड एंड ड्रग अथॉरिटी ने 1919 में जो है फूड लेबलिंग जो थी वो मैंडेटरी की थी कि जितने भी फूड आइटम्स बनेंगे उनको जो है वो फूड लेबल उनको करना लाजमी है ताकि हर जो भी कंज्यूमर उनको कंज्यूम कर रहा है उसको आइडिया हो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें कितनी अमाउंट के अंदर मौजूद है। 1994 के अंदर जो था वो फूड कंपनीज ने जो था वो लॉ प्रॉपर एक जो था वो इम्प्लीमेंट करवाया कि जिसके अंदर ये मेंशन किया गया कि लाजमी जितनी भी फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं उनके ऊपर क्या हो ये फूड लेबलिंग होनी चाहिए और फूड लेबलिंग के जरिए जो है वो क्लैरिफाई होना चाहिए कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं कितनी अमाउंट में मौजूद है। फूड लेबलिंग के अंदर ऑब्वियसली आपको पता है इंग्रेडिएंट लिस्ट होती है, इंग्रेडिएंट लिस्ट के अंदर क्या होता है फैट्स या शुगर्स या जो भी कंटेंट मौजूद है उनकी अमाउंट जो है वो स्पेसिफाई की हुई होती है, या फिर उसके अंदर क्या किया हुआ होता है कि रिकमेंडेड डेली इनटेक कि कितना जो है वो लेना ज़रूरी है वो उसके अंदर मेंशन किया हुआ होता है। आज का हमारा टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम अपने लेक्चर में जो है वो फूड ग्रेडिंग स्टार्ट करेंगे जिसमें हम देखेंगे कि फूड ग्रेडिंग क्या होता है या फिर फूड ग्रेडियंट्स क्या होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।